अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 13। क्या हुआ डॉक्टर कदसिया? ज़ुबैर सुबह सवेरे अड्डे पर आकर बोला। तुम्हें कुछ होश हो तो मालूम होता कि डैनी को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? लेकिन इस वक्त तो सब बचकर निकल आए थे। सब आ गए थे, लेकिन डैनी ने बाइक पर आने का बोला था और अब तक नहीं आया, जिसका साफ यही मतलब है किसी के हाथ लग गया है। वो गुस्से में चिल्ला रही थी। तो एक बात से मैं भी आपको आगाह करता चलूँ, आहिल सब जानता है, सब कुछ मेरे सामने आकर उसने एतराफ़ किया है। वो ये सब बदले की आड़ में कर रहा है और बहुत जल्द वो आपके गले में भी तोक डाल देगा। ज़ुबैर, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारा नाम व निशान मिटा दूंगी, वो तैश में बोली। आराम से डॉक्टर साहिबा, भूलिए मत, आप भी बराबर की शरीक हैं और सबूत मेरे पास भी है। एक लम्हा लगेगा मुझे आपका राज फाश करने में। इसके बाद आहिल हयात आपके साथ क्या करेगा बखूबी अंदाज़ा होगा आपको। ज़ुबैर तीखे तेवर लिए बोल रहा था। डॉक्टर कस्सिया लब भीजे उसे देखने लगी। हमें लड़के की बजाय मसलहत से काम ले हमें लड़ने की बजाय मसलहत से काम लेना चाहिए। मफाहमत पर उतर आई। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। ज़ुबैर इनके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ज़ुबैर, तुम आहिल को इस बात का इल्म नहीं होने दोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल थी। हाँ, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखेंगी। ये जो मुझ पर गुस्सा निकाल रही है ना, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। ज़ुबैर घुर्राया। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बस गुस्से में निकल गया। अब ध्यान रखूंगी। ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। ज़ुबैर खड़ा होता हुआ बोला। कहाँ? कुछ काम है और मेरा मशवरा माने तो कुछ अरसा यहीं पर रहे। पुलिस हमारी ताक में होगी कि हम जगह तब्दील करें और वो हम पर हाथ डालें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और एक काम करना है ज़ुबैर। क्या काम है? मेरे क्लिनिक पर एक लड़की आती है, आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक मामू है। उसको उठवाना है, बहुत खूबसूरत भी है, अच्छे दाम मिलेंगे हमें उसके। मुझे एड्रेस और लड़की की तफसील मेल कर दो, मैं आसिम को बोल दूंगा, हो जाएगा ये काम। ज़ुबैर चलता हुआ बोला। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ज़ुबैर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। आज तुम मेरा फेवरेट कलर पहनोगी, आहिल दानी का हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है, आहिल बगौर उसके चेहरे को देखता हुआ कह रहा था। कभी कभी तुम कंफ्यूज कर देते हो मुझे, दानी झरझरी लेती हुई कहने लगी। कौन सा है तुम्हारा फेवरेट कलर? दानी अलमारी की जानिब देखती हुई बोली। ब्लैक। दानी का हाथ अभी तक आहिल के हाथ में था। और अगर मेरे पास ब्लैक ना हो फिर अभी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर अभी चाहिए मुझे, मंगवाओ। दानी इसकी जानिब देखती ही बोली। एक मिनट। आहिल इसका हाथ छोड़ता फ़ोन निकालकर कमरे से बाहर चला गया। दानी सांस खारिज करती कबर्ड बंद करने लगी। 5 मिनट बाद आहिल अंदर आ गया। बस अभी आ जाएगा, कुछ देर में, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी बमुश्किल मुस्कुरा पाई। दानी, आज मेरा जलसा है, इसलिए ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुकी थी। ठीक है, दानी कहकर बाहर निकल गई। दानी ने चलते हुए चेहरा मोड़कर देखा। हमेशा की तरह आज भी वो दानी को नहीं देख रहा था, वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतज़ार नहीं करते तुम? दानी सर झटकती तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। सर दानैन मैडम यूनिवर्सिटी में नहीं है। गार्ड बौखलाया हुआ अंदर आया। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? यूनिवर्सिटी नहीं तो फिर कहाँ है? आहिल खड़ा हो गया। पता नहीं सर, मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन मैडम बाहर नहीं आई। फिर अंदर जाकर पूरी यूनिवर्सिटी में देखा, लेकिन मैडम कहीं नहीं दिखाई दी। और घर? आहिल मुट्ठियाँ भींचकर बोला। नो सर, वो मायूसी से सर झुकाकर कहने लगा। व्हाट रबिश, तुम सब पागल हो क्या? कौन ले गया दानी को? आहिल हलक केवल चिल्ला रहा था। सर क्या हुआ? रफ़ीक घबराकर अंदर भागा आया। रफ़ीक, ऐसे नाकारा लोगों को तुम निकालते क्यों नहीं हो? आहिल इस पर दहाड़ा। सॉरी सर, मुझे इल्म नहीं किसी बात का। ये तुम्हारे फजूल आदमी मुझे आकर कह रहे हैं दानी गायब है। कैसे गायब हो सकती है वो? आहिल इसका गिरबान पकड़ता हुआ बोला। सर, मैं खुद सुबह से आपके साथ हूँ, रफ़ीक सर झुकाकर कहने लगा। गाड़ी निकालो, आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ चिल्ला रहा था। और सर, जलसा कैंसिल कर दो, कह देना आहिल हयात को इमरजेंसी आ गई। दानी से बढ़कर कुछ अहम नहीं है मेरे लिए। आहिल बोलता हुआ बाहर निकल आया। रफ़ीक नंबर मिलाता इसके अकब में चलने लगा। आहिल यूनिवर्सिटी आया और एक एक जगह खुद देखने लगा। सर, हम नहीं जानते वो कब यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। चौकीदार आहिल के सामने खड़े थे।
कोई नहीं जानता दानी कब बाहर निकली तो क्या आसमान निगल गया उसे। आहिल इसे गिरेबान से पकड़ता हुआ चिल्ला रहा था। सर, रफीक बीच में आ गया। आहिल हंकारा भरता हुआ पीछे को हो गया। आहिल खुद को संभालता हुआ वहां से निकल आया। घर आया तो वहां भी दानी का नामो निशान नहीं था। दानी कहाँ चली गई हो तुम? आहिल बालों में हाथ फेरता टेंशन में फिर रहा था। सुबह से रात होने को थी और दानी के बारे में कुछ मालूम ना हो पाया। आहिल बेबसी की इंतहा पर था। आहिल टूट रहा था और इसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। पता नहीं किस हाल में होगी दानी। वो मुंह पर हाथ फेरता हुआ टहल रहा था। आहिल की आंखें नम थीं। क्या खबर है रफीक? आहिल इससे अंदर आते देखकर बेसब्री से पूछने लगा। रफीक नफ़ी में सर हिलाता चेहरा झुका गया। शहर में नाकाबंदी लगाई? जी सर, चेक पोस्ट पर हर गाड़ी चेक हो रही है। मैं खुद खुफिया तौर पर भी मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैंने यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज देखी है। दानी मैडम 12 बजे तक यूनिवर्सिटी में दिखाई दी, उसके बाद वो नज़र नहीं आई। रफ़ीक वो कहाँ जा सकती है? आहिल घर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। सर, रफ़ीक आगे बढ़ा। जाओ रफ़ीक, मैं ठीक हूँ। आहिल चेहरे पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला। रफ़ीक ना चाहते हुए भी चला गया। दानी कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? आहिल ने हाथ हटाए तो वो तर थे। 10 साल बाद आज आहिल हयात रो रहा था। जो अपने चाचू की मौत पर भी नहीं रोया, वो दानी के खोने के खौफ से रो रहा था। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। दानी तुम नहीं जा सकती, मुझसे दूर नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोल रहा था। आहिल ने उठकर सिगरेट सिलगाई और पीने लगा। मुतवातिर आंसू उसके रुखसार को भिगो रहे थे। एस्ट्रे भर चुका था, लेकिन आहिल का दुख जू का तू बरकरार था। 3 घंटे मजीद बीत गए। आहिल एक के बाद दूसरी सिगरेट सुलगा रहा था। एक आग अंदर जल रही थी और एक बाहर। इन दोनों में सिर्फ आहिल हयात झुलस रहा था। नॉट अगेन, हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं तन्हा नहीं रहूँगा। मुझे किस्मत से लड़ना पड़ा तो इस बार लड़ूंगा, लेकिन मैं दानी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, किसी शर्त पर भी नहीं। आहिल चेहरा साफ करता हुआ बोला। शर्ट दुरुस्त करता बाहर निकला जहाँ रफ़ीक उसका मुंतज़िर था। सर, ये काम ज़ुबैर का है। वो कैसे? आहिल सुर्ख अंगारा बनी आंखों से देखता हुआ कहने लगा। सर, वो भी गायब है सुबह से। ओह, लेकिन दानी को गायब करने का क्या मकसद हो सकता है? सर, शायद वो ज़मीन वापस लेना चाहता हो, इसीलिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हो। ज़ुबैर को मैं किसी सूरत बख्शने वाला नहीं, आहिल मुट्ठियाँ भींच कर बोला। आहिल तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल रहा था। आहिल ने बटन दबाए तो हर चीज़ रोशन हो गई। फर्श सुर्ख रंग के गुब्बारों से ढका हुआ था। रेड और गोल्डन कलर की लाइट से सब कुछ जगमगाने लगा। सामने दीवार पर हैप्पी बर्थडे दानी लिखा था। वसत में बड़ा सा फानूस लटक रहा था। दीवारें लाइट से मख्फी थी। 2 मोती आहिल की आंख से टूटकर उसके रुखसार पर आ गिरे। आहिल ने जेब से डिब्बी निकाली जिसमें नीले हीरे वाली अंगूठी थी। सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो घुटने ज़मीन पर गिराता हुआ बोला। दानी कहाँ चली गई हो? प्लीज़ वापस आ जाओ। आहिल बिखर रहा था। वो रेजा रेजा हो रहा था। आहिल ने डिब्बी जेब में डाली और बाहर निकल आया। रफ़ीक, आग लगवा दो यहाँ। सर, लेकिन सर क्यों? रफ़ीक ताज्जुब से बोला। जो कहा है वो करो। आहिल अपने हवास में नहीं था। जी सर, ठीक है। एक और बात सर। क्या? आहिल एब्रो उचकाकर पूछने लगा। सर, मुझे लगता है ज़ुबैर दानिन मैडम को मुल्क से बाहर ले गया है। तुमने मालूम करवाया? जी सर, वो एयर होस्टेस जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी, इससे मालूम हुआ है कि आज एक लड़की को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया है। तुमने उसे आज़ाद छोड़ कर रखा है? आहिल को हैरत हुई। जी सर, क्योंकि इस तरह के काम ऐसे लोगों के ज़रिए करवाए जाते हैं। मैंने इसे आज़ाद छोड़ा था, शायद आज के लिए। मुझे तमाम मालूमात चाहिए। कौन लेकर गया, कहाँ लेकर गया, अभी के अभी। आहिल उसे झंझोड़ता हुआ बोला। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। वो पूरी तरह मुंह नहीं खोल रही, लेकिन मालूम हो जाएगा, रफ़ीक कहकर निकल गया। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते जाएं। आज वज़ीर आला आहिल हयात का जलसा था, लेकिन किसी बात मनसूख कर दिया। आवाम दिल बर्दाश्त हो रही है। इनका कहना है अपने लीडर से ऐसी तौक़ा नहीं थी। ऐसी कौन सी वजह होगी जिसके बास वज़ीर आला आहिल हयात ने चंद घंटे कबल जलसा मनसूख कर दिया? अभी तक इस हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मालूमात मिलेगी सबसे पहले
हम आपको आगाह करेंगे। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही थी। आहिल को लगा इसके दिमाग की नसें आज फट जाएंगी। एन इसी लम्हे आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा। ज़ुबैर का नंबर देखकर आहिल सीधा होकर बैठ गया। तुमने जलसा मनसूख कर दिया? ओहो, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। दानी कहाँ है ज़ुबैर? आहिल चिल्लाया। दानैन तो मेरे पास थी, फिर मुझे कैसे? बकवास मत करो, अच्छे से जानता हूँ मैं। अब सीधी तरह बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, बता दूंगा क्या चाहिए मुझे। कहाँ हो तुम? आहिल खड़ा हो गया। आकर ढूंढ लो, ज़ुबैर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। रफ़ीक, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, जल्दी मेरा जेट तैयार करवाओ। और एक बात, किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए मेरी रवानगी का, समझे? समझ रहे हो ना तुम? जी सर, मैं खुद देखता हूँ। आहिल कमरे से बाहर निकला। रॉबिन, रॉबिन, जल्दी से मेरा बैग तैयार करो, हरी अप, आहिल इशारा करता हुआ बोला। ये तो मालूम हो गया दानी ज़ुबैर के पास है, लेकिन वो ठीक है या नहीं ये तो वहाँ जाकर मालूम होगा। ज़ुबैर का कोई भरोसा नहीं, वो दानी को नुकसान पहुँचा सकता है। आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ कहने लगा। दानी बाल बांधती कमरे से निकली। डैड, आहिल आ गया। हो सकता है पहुंच चुका हो, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था। दानी इस बात में सर हिलाती बैठ गई। तुम नाश्ता करो, मैं एक फ़ोन कर लूँ, ज़ुबैर खड़े होते हुए बोले। दानी टेबल पर पड़े नाश्ते को घूरने लगी। रोज़ आहिल के साथ खाने की आदी सी हो गई थी, लेकिन आहिल, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं डैड के साथ इस प्लान में शामिल हूँ? दानी मुंह पर उंगली रखे सोच रही थी। कोई मसला नहीं, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। पहले बेवकूफ़ बनाऊंगी, फिर हकीकत से रोशना करवाऊंगी। दानी सोचती हुई खाना खाने लगी। आहिल एल्बरी एल्बरी के सरजमीन पर खड़ा था, आंखों पर गॉगल्स लगाए, थ्री पीस पहने। वो हमेशा की मानन सहर अंगेज दिखाई दे रहा था। रफ़ीक, तुमने स्मिथ को आगाह कर दिया था? जी सर, वो आया होगा गाड़ी लेकर। रफ़ीक आसपास देखता हुआ बोला। रफ़ीक मतलाशी निगाहों से गर्दोपेश में देख रहा था और उसे मतलूबा शख्स नज़र आ गया। सर वहाँ खड़ा है, आ जाइए, रफ़ीक आगे बढ़ता हुआ बोला। आहिल रफ़ीक के हमराह चलने लगा। आहिल हयात, स्मिथ खुशदिली से आहिल के गले लगा। कैसे हो स्मिथ? बिल्कुल फिट, लेकिन तुम फिट नहीं लग रहे। वो आहिल का जायज़ा लेता हुआ बोला। काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, शायद इसलिए। आहिल ने मुस्कुराने की सही की। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। चले? स्मिथ गाड़ी की जानिब बढ़ता हुआ बोला। बिल्कुल, आहिल कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। आहिल के बाद रफ़ीक भी गाड़ी में बैठ गया। आहिल शीशे ऊपर किए बाहर देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया की ये सड़कें वो बहुत बार देख चुका था। सोचा नहीं था दोबारा यहाँ आऊँगा। आहिल की नज़र सड़क पर थी। ज़िंदगी किसी न किसी बहाने हमें वापस ले आती है। वक्त वापस नहीं आता, हम इस जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारे वापस जाने से कुछ भी वापस नहीं आता। जो पीछे छूट गया वो वहीं कहीं रह जाता है। फिर कुछ भी वापस नहीं आता, हाथ में रह जाती है तो सिर्फ धूल। आहिल सांस खारिज करता स्मिथ को देखने लगा। स्मिथ ईसाई था। डैड, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। एक नौउम्र लड़की, सुनहरी बाल, नीली आंखें, बेदाग रोशन चेहरा, स्मार्ट सी चलती हुई सामने से आ रही थी। ऐना बड़ी हो गई है, आहिल उसे देखता हुआ बोला। बिल्कुल, वर्जीनिया की मौत के बाद कुछ ज़्यादा ही, वो उदासी से बोले। आहिल ने उसके शाने पर हाथ रखा। डैड, आहिल हयात, ऐना आंखों से इशारा करती हुई कहने लगी। ऐना मुस्कुराती हुई आहिल के गले लग गई। आहिल 2 कदम पीछे हट गया और मुसाफहा करने के गर्ज से हाथ आगे बढ़ा दिया। ओह सॉरी, ऐना शर्मसार सी हाथ मिलाने लगी। आपको मैं याद हूँ? ऐना आहिल के हमराह चलती हुई बोली। मैं किसी को नहीं भूलता। आहिल धीरे से मुस्कुराया तो ऐना की निगाह वापस आना भूल गई। वो सताइश से इसके डिंपल को देख रही थी, जो अब गायब हो चुका था। खाना रेडी है, आप लोग फ्रेश हो जाए, फिर मिलकर खाएंगे। ऐना किचन की जानिब चलती हुई ऊंची आवाज़ में बोली। ऐना की किसी बात का बुरा मत मानना आहिल, वो स्मिथ मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। थैंक्स तो तुम्हारा, तुमने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। दोस्त किस दिन काम आएंगे? आहिल मुस्कुराता हुआ जीने चढ़ने लगा। रफ़ीक, तुम भी चले जाओ, ऐना बार बार खाना गर्म करके नहीं देगी। तुम भी चले आओ, ऐना बार बार खाना गर्म करके नहीं देगी। रफ़ीक भी मुस्कुराता हुआ चल दिया। यहाँ तक आ गए हो
तो दानी को भी ढूंढ लो। आहिल जुबैर का मैसेज पढ़ रहा था। कमीने इंसान, दानी को तो मैं ढूंढ लूँगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहिल मुठ्ठियाँ भींच कर बोला। मिस्टर आहिल, आप लेट हो रहे हैं। ऐना दरवाज़ा नॉक करती हुई बोली। सॉरी, आहिल कहता हुआ बाहर निकल आया। रहीम, तुम जानते हो इलेक्शन के बाद हमारी शादी होगी। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, आना मुसर्रत से बोल रही थी। तुम सच कह रही हो? वो बेयकीनी से पूछने लगा। बिल्कुल, डैड ने खुद कहा है कि मुझसे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने रजामंदी दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहीम खुश नहीं था। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? आनम उसका चेहरा पढ़ती हुई बोली। खुशी तो बहुत है, बस घर की फिक्र भी है। अपनी वजह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रहीम, तुम अब फिक्र मत करो, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बस अच्छा सोचो। आनम उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली। रहीम मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। 3 दिन हो गए थे लेकिन दानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मैं जानता हूँ रफ़ीक़े पाकिस्तान नहीं है जहाँ दानी आसानी से मिल जाएगी। आहिर मायूसी से बोला। सर, आपकी ज़ुबैर से बात हुई? वो क्या कह रहा था? अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो नतीजे का जिम्मेदार खुद रहूँगा। मतलब वो ये सब कुछ हुकूमत बनाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल। और इस सब में इतना अंधा हो गया है कि दानी को भी नहीं बख्शा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ऐना आहिल के सामने आती हुई बोली। ऐना, तुम बच्ची हो अभी। आहिल ने उसे झटकना चाहा। आहिल, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा शहर है। मैं सबको जानती हूँ और सब मुझे। ऐना जोर देकर बोल रही थी। आहिल ने रफ़ीक को इशारा किया तो वो चला गया। अगर तुम दानी को खुद ढूंढोगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो दानी को कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊँ? आहिल कोफ से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें कहा ये मेरा शहर है। अगर मैं दानी को ढूंढूंगी तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं अपने लोगों से पूछूंगी जिन्हें मैं जानती हूँ। इस तरह इन लोगों को इल्म नहीं होगा कि तुम दानी को भी नहीं ढूंढ रहे। वो रिलैक्स रहेंगे। आहिल सांस खारिज करता दूसरी जानिब देखने लगा। और तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? तुम मुसलमान हो ना? हाँ, आहिल धीरे से बोला। बस फिर मैं तुम्हारा काम करूँगी, तुम मेरा काम करना। कैसा काम? आहिल एब्रोच खाकर पूछने लगा। तुम मुझे कुरान का तर्जुमा सुनाओगे। ऐना, देखो मैं कैसे सुना सकता हूँ? आहिल झिझक कर बोला। हैरत की बात है, तुम मुसलमान हो, फिर क्या मसला है? ऐना की पेशानी पर बल पड़ गए। मेरा मतलब वो नहीं था, आहिल सर झुकाकर बोला। तुम्हारा जो भी मतलब था छोड़ो उसे और डील करो। ऐना हाथ आगे करती हुई बोली। तुम उसे ढूंढ लोगी? आहिल उसकी नीली आंखों में देखता हुआ पूछने लगा। ऑफ कोर्स, वो तमानियत से बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर मसाफहा कर लिया। अब तुम वज़ू करो और मुझे तर्जुमा सुनाओ, वो इश्तियाक से बोली। लेकिन तुम ईसाई हो? आहिल ताजुब से पूछ रहा था। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अब प्लीज़, वो मासूमियत से बोली। आहिल ना चाहते हुए भी उठ गया। आहिल बावजू होकर कुरान पाक पकड़े बैठा था। ऐना, मैं कहाँ से तर्जुमा तुम्हें सुनाऊं? मेरा मतलब कोई ख़ास टॉपिक? आहिल उलझकर उसे देख रहा था। तुम ऐसा करो, किसी पैगंबर के नाम से जो सूरत है उसका सुना दो। ऐना सोचती हुई बोली। आहिल सोच में पड़ गया। आहिल को समझ नहीं आ रही थी किस सूरत का इंतखाब करे। ठीक है, मैं तुम्हें सूरे हूद का तर्जुमा पढ़कर सुनाता हूँ, आहिल कहता हुआ सूरा खोलने लगा। ऐना सर पर दुपट्टा लिए तवज्जो से उसे देख रही थी और आहिल ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3। पढ़ते पढ़ते आहिल ने उसे आयत नंबर 23 तक कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनाया। आयत नंबर 23 का तर्जुमा ये था। दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा है और दूसरा देखता और सुनता। क्या दोनों का हाल एक सा है? तो क्या तुम ध्यान नहीं रखते? यानी जो हक और सच को सुनकर भी इसकी जानिब ना आए, उसकी मिसाल अंधे और बहरे की मानंद है कि जिसे ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है, और जो इस राह मुस्तकीम पर चल पड़े वो देखता भी है और सुनता भी। तभी तो वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। अगर वो भी अंधा और बहरा होता तो सीधे रास्ते की बजाय गुमराही की राह पर गामज़न होता। आना आंसू साफ करती हुई चली गई। हम जैसों का शुमार किन लोगों में होगा? आहिल खुद कलामी करता हुआ सोच रहा था। हम भी तो सब देखते हैं,
सुनते हैं, बल्कि जानते बूझते हुए गलत काम करते हैं और शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? सालों साल गुजर जाते हैं, कुरान उठाकर नहीं देखते, एक कोने में उसे सजाकर रख देते हैं और ये गैर मुस्लिम समझते हैं हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं क्योंकि हम नौ मुस्लिम पर ज़िंदगी तंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें खामियां निकालेंगे और कभी अपना मवाजना नहीं किया। सच में इंसान को अपना मवाजना करना चाहिए ताकि मालूम हो कल वो कहाँ खड़ा था और आज कहाँ है। आहिल को अपना आप किसी दलदल में धंसा महसूस हो रहा था। जिसकी माँ उसे दीन सिखाती रही, आज उसने इसी दीन को छोड़ रखा था। आहिल सांस खारिज करता बाहर देखने लगा। गलत गलत ही होता है, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो। हम लोग गुनाह सिर्फ इस गुनाह को समझते हैं जो गुनाह कबीरा हो। छोटे छोटे गुनाह को हम मामूली समझते हैं, इनकी खैर है। ऐसा ऐसा करके शैतान को राज़ी करते हैं। हैरत की बात है, हम जिसका खाते हैं, जिसके बंदे हैं, उसी को भूल जाते हैं। उसे राज़ी करने के बजाय शैतान को राज़ी करते हैं। ये जो दिन भर हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं ना, यही हमें रुसवा करेंगे। हिसाब इनका भी देना है। कभी एक दिन बैठकर सोचना मैं दिन भर क्या करता हूँ, और फिर देखना कौन सा काम है जिस काम से अल्लाह ने मना किया और हम धड़ल्ले से सरजद कर रहे हैं। इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा खसारा है। दुनिया तो फ़ानी है, एक दिन तमाम हो जाएगी, लेकिन वो जो बाद की दुनिया है ना, वो तमाम नहीं होगी। हमें उस दुनिया में नाच गाने या गीबत बुराई के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उनसे बचकर एक अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए भेजा गया है। आहिल, तुम अभी छोटे हो, ये बातें अपने दिमाग में बिठा लो। जब आगाज़ से ही बुनियाद दुरुस्त ना बनाई जाए तो इख्तिताम अच्छा होगा। कभी तवक्का मत रखना, ज़िंदगी सबको मौका नहीं देती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी सबको मिलती है, कोई उसे संवार लेता है और कोई आखिरत को। तुम्हें भी अपने रास्ते का तयन खुद करना है। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी या फिर वो आखिरी ज़िंदगी जहाँ हमेशा रहना है। मॉम, आहिल ने रोते हुए चेहरा हाथों में गिरा लिया। आपकी बातें मैं भूल गया था, आज मुझे याद आ रही है। आपके इतना समझाने के बावजूद आहिल हयात ने सब भुला दिया, फिर से इस दुनिया के लिए जीने लगा। ये दुनिया जो सिर्फ एक फरेब है। आहिल सांस खारिज करता कुरान उठाकर अंदर ले आया। ऐना कहाँ रखना है? वो ऐना के कमरे के दरवाजे में खड़ा होकर बोला, सामने कमरे में जाओ, वहाँ शेल्फ पर सबसे ऊपर रख देना। ऐना खिड़की में बैठी थी, चेहरा बाहर की जानिब था। दानी आहिल की डायरी पकड़े बैठी थी, अभी खोली ही थी कि हवा से सफ़े उलटने लगे। वो पैंट शर्ट पहने, आँखों पर गॉगल्स लगाए, सियाह बालों को खोले जो हवा से बातें कर रहे थे। तफक्कुर से चलती हुई जा रही थी। जी डैड, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा था आपने किसी को बोला होगा कि मुझे रिसीव करने आए। लेकिन दुरादुन ने हंकार भर कर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने अपने एक दोस्त को कहा था तुम वहीं रुको, मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दुरादुन फ़ोन को घूरने लगी। इसकी खूबसूरती का ये आलम था कि हर गुजरने वाले को ठिठकने पर मजबूर कर देती। इस पर इसका जालिम डिम्पल। ज़ुबैर की आवाज़ पर दानी ने डायरी बंद कर दी और अपने पीछे छुपा ली। दानैन, तुमने खाना नहीं खाया? वो खुफगी से देखते हुए बोले। वो डैड, अभी भूख नहीं लगी थी इसलिए, दानी जबरन मुस्कुराती हुई बोली। ज़ुबैर के जाते ही दानी ने पहला सफ़ा खोला। दिसंबर 2008 की वो रात थी जब चाचू का फ़ोन आया। आहिल हॉस्टल में था। यार, क्लब नहीं जाना, मेरी मॉम ने सख्ती से मना किया है, आहिल घूरता हुआ कह रहा था। मम्मी डैडी बॉय, कब तक मॉम की सुनते रहोगे? चलते हैं, देखना वहाँ जाकर तुम्हें होश ही नहीं रहेगा, सब बेहोश हो जाएंगे तो लाशें कौन लाएगा? आहिल कशन मारता हुआ कहने लगा। एक मिनट। आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा तो सबको इशारे से खामोश रहने को बोला। जी चाचू। आहिल, तुम वापस आ जाओ। चाचू खैरियत? ऐसा क्या हो गया है? मैं ऐसे तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम बस अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चाचू, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वाह, वो उर्दू में बात कर रहा था और बाकी सब समझने से कासिर थे। मैंने तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवा दी है, तुम बस निकलने की तैयारी करो। और हाँ,
अपना चेहरा छुपा कर रखना, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए तुम पाकिस्तान आ रहे हो। लेकिन चाचू मैं ऐसे कैसे। हेलो चाचू, आहिल बोल रहा था, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। आना तुमने बताया नहीं। आहिल कॉफ़ी का मग लिए इसके सामने आ बैठा। तुम जानते हो मेरी मॉम ईसाई थी, लेकिन जब मौत ने उन्हें अपनी बाहों में लिया तो वो मुसलमान थी। वो मुझे कहती रहती कि आना मरना तो मुसलमान की हालत में। बार बार कहती कि मैं कुरान पढ़ूँ, समझूँ, शायद मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तुम जानते हो वो मेरे सामने कुरान खोल कर बैठ जाती और मुझे तर्जुमा सुनाने लगती, लेकिन मैं हेडफोन्स लगा लेती ताकि उनकी बात ना सुन सकूँ। तो फिर अब क्यों सुन रही हो? जब से उनकी डेथ हुई है वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती है और नाराज़ रहती है मुझसे। इसीलिए तुमने मुझे कहा। हाँ, इसीलिए जब तुम आए तो मैंने सोचा तुमसे मदद ली जाए। ऐना की आंखों में उदासी के साए थे। तुम्हारी मॉम एक अच्छी इंसान थी। आहिल कॉफ़ी का सिप लेता हुआ बोल रहा था। दानी की आंखें ग्रे कलर की है ना? ऐना इश्तियाक से पूछी। हाँ, आहिल के लबों पर मुस्कुराहट रेंग आई। ऐना दिलचस्पी से उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। तुमने बहुत अच्छी सूरत सुनाई। मेरे दिमाग में जो सवालात थे उनके जवाब मिल गए। ऐना उसे खामोश देख कर गोया हुई। आहिल धीरे से मुस्कुराया। आज हम दानी को ढूंढने नहीं जाएंगे क्या? आहिल उसे घर के हुलिये में देखता हुआ बोला। ज़रूर जाएंगे, मुझे बस 2 मिनट दो। ऐना खड़ी होती हुई बोली। आहिल सर हिलाता बाहर निकल आया। 5 मिनट बाद ऐना कपड़े चेंज करके उसके सामने खड़ी थी। आहिल ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। वेल ये भी ठीक है। ऐना गाड़ी में बैठती बोली। दानी की तस्वीर मुझे व्हाट्सअप कर दो। ऐना बाहर देखती हुई कहने लगी। दानी आज मुझे आहिल को फ़ोन करना है, इसके लिए तुम्हें भी तैयारी करनी है। कैसी तैयारी डैड? दानी उलझकर पूछने लगी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे निशान बनाने हैं जिससे ये मालूम हो कि तुम पर तशद्दुद हो रहा है। लेकिन क्यों डैड? आहिल को मैं जानता हूँ, वह ऐसे बात मानेगा नहीं। ऐसे बात मानेगा वो खाली धमकी समझेगा मेरी बात को। ठीक है डैड, दानी मुंह बनाती हुई बोली। कभी दानी का दिल चाहता आहिल को फ़ोन करके सब बता दे, लेकिन जैसे ही सब याद आता फिर से तलखी ऊद आती। वो कशमकश में मुब्तला थी। उसका दिल मुतमईन नहीं था। आहिल के फ़ोन पर ज़ुबैर की कॉल आने लगी। बोलो, आहिल सपाट अंदाज में बोला। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दानी बिल्कुल अहमियत नहीं रखती, तभी तो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हो। जो बकवास करनी है वो करो। आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी की सलामती चाहते हो तो तुम टिकट लेने से इनकार कर दो। तुम इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। दानी को भी मैं अपने पास ले आऊँगा और इलेक्शन भी मैं ही जीतूँगा। आहिल गुस्से से कह रहा था। सोच लो, दानी की ज़िंदगी का सवाल है। ज़ुबैर, अगर तुमने दानी को हाथ भी लगाया तो। 1 मिनट, ये खुद देख लो, ज़ुबैर ने कहकर कैमरा ऑन कर दिया। हल्की सी रोशनी में दानी कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर नील पड़े हुए थे, नाक से खून बह रहा था। दानी को रस्सियों में जकड़ा हुआ था। आहिल तड़प कर उसे देखने लगा। ज़ुबैर, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिल का बस नहीं चल रहा था उसे फ़ोन से बाहर खींच ले। ज़ुबैर ने दानी के बाल दबोचकर चेहरा ऊंचा किया। आह, दानी कर रहा कर उसे देखने लगी। आहिल प्लीज़ मुझे बचा लो। डैड पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आहिल प्लीज़ कुछ करो। दानी रोती हुई बोल रही थी। आहिल की आंखों में नमी तीरने लगी। ऐना अफसोस से उसे देखने लगी। ज़ुबैर कैमरा बंद करके वॉइस कॉल पर आ गया। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? तुम इलेक्शन में खड़े होंगे। तुम दानी को कुछ नहीं करोगे, और अगर इसे मज़ीद एक खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। जो करना होगा बाद में करना, जब मुझे ढूंढ लोगे। अभी का बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। दानेन को 2 दिन से भूखा रखा हुआ है ना? आहिल का दिमाग मफलूज होता जा रहा था। ठीक है, मैं टिकट नहीं लूँगा, लेकिन तुम दानी को कोई तकलीफ़ नहीं दोगे। आहिल जब्त करता हुआ बोला। सबूत दे दो, मैं दानी को तिनका भी चुभने नहीं दूंगा। ज़ुबैर कॉल बंद करते हुए बोले। आहिल फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंकता हुआ सीट पर सर गिराकर रोने लगा। तुम ठीक हो? ऐना फिक्रमंदी से इसका बाजू हिलाती बोली। आहिल ने हाथ के इशारे से बाज रहने को बोला। आना लब भींचे बाहर देखने लगी। रफ़ीक पाकिस्तान फ़ोन करके पार्टी को बता दो कि आहिल हयात इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। मेरा टिकट किसी और मेंबर को दे दे। लेकिन सर क्यों? रफ़ीक ताज्जुब से पूछ रहा था। ज़ुबैर ने शर्त रखी है दानी की ज़िंदगी के लिए। जी सर, ठीक है, रफ़ीक अफसोस से बोला।
आहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। आना, वापस चलो। लेकिन अभी तो हम कल देख लेंगे, अभी वापस चलो, आहिल सपाट अंदाज में बोल रहा था। ऐना ना चाहते हुए भी गाड़ी रिवर्स करने लगी। आहिल घर आता सीधा अपने कमरे में आ गया। आहिल ने सिगरेट सुलगाई। जैसे ही वो लबों के पास लाया, इसके हाथ कपकपाने लगे। आहिल ने एशट्रे में मसल दिया सिगरेट को और बालों में हाथ फेरता खिड़की में खड़ा हो गया। दानी, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? तुम तकलीफ में हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। माफ़ कर देना मुझे दानी, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें वो जुबैर इतनी दूर ले आया। आंसू गिरकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। लेकिन देखना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हें इस तकलीफ से बचा लूंगा। दानी का दर्द आहिल को महसूस हो रहा था। दानी चेहरा साफ करके टेरिस पर आ गई। जब से आहिल को देखा था, आंखें बरसती जा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? दानी हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करती हुई बोली। मेरे लिए तुमने डैड की बात मान ली आहिल। क्यों? तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर अब क्यों मेरी फिक्र तुम अब क्यों मेरी तकलीफ़ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? वो डायरी, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब उसी में है। आहिल, हयात क्या है मुझे इसी से मालूम होगा। दानी बोलती हुई चलने लगी। दरवाज़ा बंद करके दानी ने डायरी निकाल ली और फिर वहीं से शुरू कर दी। चाचू, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आहिल एयरपोर्ट पर आकिब को देखता हुआ बोला। आहिल, यहाँ बहुत मसले चल रहे हैं, तुम घर चलो, बताता हूँ, वो आसपास देखता हुआ कहने लगा। आहिल नासमझी के आलम में उसके साथ चलने लगा। चाचू, हम घर क्यों नहीं जा रहे? आहिल रास्ते का तयन करता हुआ बोला। तुम्हारे डैड आजकल फार्म हाउस पर है। क्यों? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। आकिब खामोशी से ड्राइव करने लगा। तुम अभी खामोशी से कमरे में चलो, सुबह मिलना सबसे। आकिब उसे धक्का देते हुए बोले। चाचू, ये सब क्या? आप मुझे टेंशन दे रहे हैं? आहिल मज़ाहमत कर रहा था। यहाँ सब ही टेंशन में है। वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए बोले। यहाँ गार्ड्स क्यों नहीं है? आहिल एब्रोज खाकर पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम। यार, आपको कुछ मालूम नहीं, कुछ आप बताना नहीं चाहते, तो फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया से क्यों बुलाया? आहिल उकता कर बोला। खामोशी से बैठ जाओ। आखिर उससे बेड की जानिब ढकेलता हुआ बोला। अजीब है आप भी, आहिल कोफ से कहता बेड पर बैठ गया। कब आखिर खामोशी से टहलने लगा। अब कव्वाली शुरू कर दें? आहिल शरारत से पूछने लगा। आहिल आलती पालती मारकर बैठ गया। आकिब मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम्हारी मॉम, आकिब बोलकर आहिल को देखने लगा। क्या हुआ मॉम को? पहले वाली शोखी गायब हो गई। आकिब सांस खारिज करता दूसरी जानिब देख रहा था। पिछले 6 दिन से गायब है। व्हाट? और आप मुझे अब बता रहे हैं? आप लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आहिल की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। तुम्हें पहले भी कहा है, धीरे बोलो, सबसे छुपा कर लाया हूँ। वो आहिल के मुंह पर हाथ रखता हुआ कहने लगा। मॉम कहाँ है? बताइए मुझे। आहिल बेड से नीचे उतरता हुआ कहने लगा। नहीं जानता मैं, आकिब मायूसी से बोला। मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? आप जैसे सियासी लोग ये नहीं जानते कि मेरी मॉम कहाँ है? आहिल इसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। आहिल, रिलैक्स। आकिब उसे शानों से थामता हुआ कहने लगा। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ? आहिल उन्हें धक्का देता हुआ बोला। आहिल बालों में हाथ फेरता टहलने लगा। चाचू, आपके पास 5 मिनट है, सब बता दें मुझे, वरना इस शहर के एक एक बंदे को जान से मार दूंगा मैं। वो तैश के आलम में बोल रहा था। इसी बात तुम लाइल्म थे। तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि सारी दुनिया को बताते फिरोगे। फिर क्यों बुलाया है? ताकि मेरी मदद करो, मेरे साथ मिलकर काम करो। लेकिन तुम, नफ़ी में सर हिलाने लगे। हाँ, तो मुझे कुछ बताएंगे तो समझ आएगा ना? आहिल तिनक कर बोला। आराम करो, बताता हूँ। वो खाने की ट्रे सामने करते हुए बोले। आपको लगता है मैं खाना खाऊंगा? आहिल तीखे तेवरों से कहने लगा। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो खामोशी से खा लो। सब धमकी देकर काम करवाते हैं। आहिल हंकारा भरता ट्रे अपने जानिब खसकाए आकिब को घूरने लगा। जब तुम सियासी इंसान बन जाओगे, फिर पूछूंगा तुमसे, और मैं तो आपको बता दूंगा ना। आहिल खूंखार नजरों से घूरता रहा। यार, खाना तो सुकून से खा लो, आकिब मुस्कुराता हुआ बोला। दिल तो चाह रहा है आपको खा लूँ। यार, मुझे नहीं खाना। मुझे बताइए मॉम कहाँ है? आहिल ट्रे पीछे करता हुआ कहने लगा। आकिब जानता था वो नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी सही की। तुम्हारी मॉम? 1 मिनट, आहिल ने हाथ के इशारे से रोका। आकिब एब्रो उचकाए उसे देखने लगा। क्या आपको आवाज़ सुनाई दी? कैसी आवाज़? शायद कुत्ते भौंक रहे हैं। आहिल बोलता हुआ खिड़की पर आ गया। लेकिन कुत्ते? मतलब कोई घर में घुसा है? आकिब इसकी बात समझता हुआ खिड़की पर आ गया। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर गेट के पास आहिल को हुलिया सा दिखाई दिया। मैं सही था, घर में कोई घुसा था।
वो देखो, वो इशारा करता हुआ कहने लगा। आकिब आंखें छोटी किए देखने लगा। फिर तेजी से दोनों दरवाजे की जानिब लपके। जल्दी खोले चाचू, लॉक शायद खराब हो गया था। चाचू, ये खुल क्यों नहीं रहा? आहिल कोफ्त से बोला। पता नहीं, शायद। आकिब दरवाजे पर टांग मारता हुआ कह रहा था। मेरे साथ इसे तोड़ने की कोशिश करो। आकिब शाना दरवाजे पर मारता हुआ बोला। आहिल भी दरवाजे को धक्का मारने लगा। यार, इतने मजबूत बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? आहिल काफ़ी देर कोशिश करने के बाद गोया हुआ। मुझे क्या मालूम, कमरे से कुछ भारी उठाओ। आकिब अकब में देखता हुआ बोला। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दानी दानी ने सर उठाकर देखा। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। दानी ने डायरी को एहतियात से रखा और दरवाजे की जानिब आ गई। चेहरे पर खौफ की लकीरें थीं। क्या काम है? दानी मेड को देखती सांस खारिज करती बोली। शाम होते ही ऐना आहिल के कमरे में आ गई। आहिल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तुम भूल गए? वो नीली आंखों को फैलाकर बोली। आहिल उसकी बात समझता इस बात में सर हिलाने लगा और फिर उसने वज़ू करके कुरान शरीफ की तर्जुमा सुनाना शुरू कर दिया और आयत नंबर 24 से उसने शुरुआत की। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आहिल ने अब उसको कुरान कहाँ तक सुनाया और ऐना उसकी कितनी मदद कर पाएगी दानी को ढूंढने में, दानी क्या सारी हकीकत से वाकिफ़ हो जाएगी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में